नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें अध्याय 10 से आगे पर लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे और अवधारणाओं के साथ समझेंगे जो अभ्यास प्रश्न बैंकों में से लिए गए हैं। जो नवी का जो एग्ज़ाम होना है स्थानीय, उसमें गणित में ये प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाएंगे। चलिए अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो अध्याय 10 है उसमें व्रत चैप्टर है और उस चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा और कौन से प्रश्न उसमें से बनते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उनके बारे में अपन लोग जानकारी हम लाते हैं। चलिए अपन लोग जानते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो अवधारणा है उनको ठीक से अगर समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों को और भी इस टाइप के प्रश्नों को अपन लोग सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं अपन लोग के अध्याय जो 10 है व्रत है उसमें से क्या पूछा जाना है एग्जाम में। तो 1 अंक के यहाँ पे 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। कुल मिला के यहाँ 5 अंक के प्रश्न आएंगे इस वाले चैप्टर से, अध्याय 10 में से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है यहाँ पे कि 3 असमरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है। तो निश्चित बात है कि 3 असमरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त अपन लोग खींच सकते हैं। ये बात निश्चित है कि 3 असमरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यहाँ पे पहले वाले का जो उत्तर होगा वो आ नंबर का सही होगा 1। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं कि एक वृत्त का व्यास अगर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जब अपन लोग व्यास की बात करते हैं तो व्यास अपन जो लोग जानते हैं कि व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होती है। देखिए इस चित्र बना हुआ है, एक चित्र जो व्रत बना हुआ है, व्रत में अपन जानते हैं कि ये जो केंद्र से होकर जाने वाला जो एक जीवा होती है उसे अपन लोग व्यास कहते हैं और केंद्र तक की दूरी होती है उसे अपन लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है व्यास, यानी व्यास का हाफ होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे व्यास कितना दिया है, 8 दिया है, त्रिज्या कितनी होगी, 4 होगी। तो इसका जो दूसरे वाले का जो उत्तर होगा वो ब नंबर का सही होगा 4 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खाली स्थान वाले प्रश्नों को देख लेते हैं इस वाले चैप्टर से। खाली स्थान वाले पार्ट में जो व्रत का केंद्र है व्रत के अभ्यंतर में स्थित है और यहाँ पे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग और अंदर का भाग। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज एक व्रत की बात करते हैं तो उसमें 3 क्षेत्र निर्मित होते हैं। एक तो उसके बाहर का क्षेत्र रहता है जिसे अपन लोग बहिर्भाग कहते हैं, और एक अंदर का क्षेत्र रहता है जिसे अपन लोग अभ्यंतर कहते हैं, और एक रहता है परिधि, इसकी बाउंड्री। तो इस तरह से ये 3 क्षेत्र इसमें बन जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं व्रत का केंद्र व्रत के कहाँ पर होता है, केंद्र कहाँ होता है, अंदर ही रहता है। तो यहाँ अभ्यंतर भरा होगा, खाली स्थान में अभ्यंतर में स्थित है। दूसरा वाला है कि एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी व्रत से अधिक होती है। तो निश्चित है कि जब किसी बिंदु की दूरी व्रत के केंद्र से व्रत से अधिक होगी, मतलब जब व्रत से बाहर ही निकल जाएगी उसकी दूरी, तो बिंदु कहाँ होगा, वो उसके बाहर होगा। तो यहाँ पे बहिर्भाग आएगा, यानी एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी व्रत से अधिक है, व्रत से बाहर निकल जाती है, तो व्रत के बहिर्भाग में स्थित होगा। यहाँ पे खाली स्थान में बहिर्भाग आएगा। अब ये तीसरी बात आती है कि एक चाप अर्धवृत्त होता है। एक जो चाप होता है वो अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होंगे तो क्या होगा, वो एक आधा वृत्त होगा। तो यहाँ पे अर्धवृत्त भरा होगा। चौथी बात, वृत्तखंड एक चाप अथवा जीवा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पे ये बात जो कह रहा है वो सही है कि नहीं, और खाली स्थान में क्या आना चाहिए। तो वृत्तखंड एक चाप, जो वृत्तखंड होता है वो इस तरह से होता है। तो वृत्तखंड क्या होता है, एक चाप और जीवा, ये जीवा के बीच के हिस्से को अपन लोग वृत्तखंड यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे जीवा आएगा, इस शब्द में यहाँ पे जीवा भरा जाएगा। फिर ये व्रत के सबसे बड़ी जीवा, तो व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाने वाली ही होती है, तो उसे अपन व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। खाली स्थान पर व्यास आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अपन लोग। ये तीसरा प्रश्न जो है सत्य और असत्य वाला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। जैसा पहला लिखा हुआ है, केंद्र को व्रत पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। सही बात है, अगर व्रत के केंद्र को हम व्रत की परिधि से मिला देंगे तो जो रेखाखंड बनेगा वो व्रत की त्रिज्या ही होगा। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि केंद्र को व्रत पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड व्रत की त्रिज्या होती है। ये सही बात है, मतलब सत्य है ये वाला स्टेटमेंट। फिर दूसरा आता है कि एक व्रत में समान लंबाई और परिमित जीवाएँ होती हैं। एक व्रत में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती हैं। तो यहाँ पे बात कह रहे हैं ये वाली बात फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि यहाँ पे एक व्रत में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती हैं। समान लंबाई की बहुत सारी जीवाएँ होती हैं, क्योंकि अपन जानते हैं व्रत बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो समान लंबाई की इसमें बहुत सारी जीवाएँ होती हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फेल है। चलिए तीसरी बात आती है, यदि एक व्रत को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग द्विचाप होता है। ये भी बात फेल है, क्योंकि जब 3 चापों में बांटा जाएगा व्रत को तो हर एक चाप 120 डिग्री का बनेगा, और 120 डिग्री कभी भी द्विचाप नहीं होता है, वो हमेशा लघु चाप की श्रेणी में आएगा। इसलिए ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो फेल है। चौथी बात,
वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई वृत्त से 2 गुनी होती है वृत्त का व्यास कहलाती है। सही बात है, वृत्त की जो जीवा होती है उसकी त्रिज्या से अगर दुगनी उसका मान रहता है तो उस जीवा को अपन लोग निश्चित व्यास ही कहेंगे, क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो ये यहाँ पे व्यास लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट ये वाला एकदम राइट है, सही है। 5वां देखते हैं, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ये भी सही बात है। वृत्तखंड का जो वृत्तखंड जो होता है ये वाला, ये जीवा, एक जीवा और चाप, तो यहाँ गलत कह रहे हैं, त्रिज्या और चाप के बीच का हिस्सा होता है, तो यहाँ पर गलत कह रहे हैं। जीवा एवं संगत चाप के बीच का कोण होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, 5वां गलत स्टेटमेंट है। वृत्त एक समतलीय आकृति होती है। सही बात है, वृत्त एक समतलीय आकृति होती है, अपन लोग कागज पे इसको बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है 6वां वाला। फिर एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न आते हैं, तो पहला वाला देख लेते हैं कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। तो निश्चित बात है कि जब वृत्त किसी तल में स्थित होता है 3 भाग उसमें बन जाते हैं, एक तो अभ्यंतर रहता है, एक बहिर्भाग भाग रहता है और एक पर्दी रहती है। तो 3 हिस्सों में ये वृत्त उस क्षेत्र को बांटता है। यहाँ पर 3 उत्तर आएगा इस वाले प्रश्न का। फिर उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, जानते हैं अपन लोग, व्यास कहलाती है। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास ही तो कहते हैं, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर व्यास होगा। वृत्त कैसे कहते हैं, वृत्त की परिभाषा अपन लोग कैसे दे सकते हैं, तो वृत्त की परिभाषा सिंपल सी रहती है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर अगर बिंदु बनाए जाएं, समान बिंदु पर बारीक बारीक बिंदु, बहुत सारे बिंदु बनाए जाएं, तो वो डिजाइन बन जाएगी एक वृत्त। तो यहाँ पर परिभाषा को इसी तरह कहेंगे अपन लोग कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त की परिभाषा अपन लोग इस तरह से दे सकते हैं, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ या बिंदुओं का रास्ता। फिर चौथी बात यहाँ पे आती है कि यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं अथवा नहीं। पूछ जा रहा है अपन लोग के होते हैं कि नहीं होते हैं, तो अपन देख लेते हैं। देखो एक वृत्त ये बनाया अपन लोगों ने और इनका ये आपस में क्रॉस भी किया अपन लोगों ने, और एक उभयनिष्ठ जीवा भी यहाँ पर बनी। तो अपन देख सकते हैं केंद्र से जाने वाली जो रेखा है वो उभयनिष्ठ जीवा को बनाने वाली रेखा पर देखो लंब होती है, दिख रही है आपको। तो यहाँ ये वाली बात सही है कि समद्विभाजक पर स्थित होता है, मतलब इसमें कहेंगे अपन हाँ स्थित होता है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां जो पाठ है, अध्याय 12 है, हीरोन का सूत्र। इसमें से क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन पाएंगे, बन सकेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें देख सकते हैं कि 1 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। कुल मिला के 5 अंक का इस वाले चैप्टर से पूछा जाएगा। और इसमें ये ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं, तो इसमें ये सिंपल सा सूत्र दिया हुआ है कि त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं ABC होती हैं तो उनका अर्ध परिमाप अगर S होता है तो इनमें से कौन सी बात सच है। तो अर्ध परिमाप की जब बात कर ही रहे हैं तो परिमाप तो निश्चित है तीनों भुजाओं का योग होगा, उससे अर्ध कह रहे हैं तो वो आधा होगा। निश्चित बात है कि ये 2 नंबर का सही होगा, A + B + C, तो इसका परिमाप हो गया। और चूंकि अर्ध है ये परिमाप तो 2 का भाग देगा, तो S का मान A + B + C/2 होता है, यानी कि इस प्रश्न का 2 नंबर का जो उत्तर है वो सही है। चलिए अब अपन लोग सत्ता देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सत्ता वाली बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधारभूत ऊंचाई होता है। सही बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधारभूत ऊंचाई होता है, तो स्टेटमेंट सही है ये वाला। दूसरा वाला, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो जिसकी भुजाएं सभी डिफरेंट रहती हैं, मतलब ABC भुजाएं रहती हैं, तो उसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो ये रहता है S कोष्टक में S - A कोष्टक में S - B कोष्टक में S - C। तो इसमें अगर अंडर रूट और लगा होता, यहाँ पर अंडर रूट इस तरह से और इसके ऊपर लगा होता तो ये वाला हेरो का सूत्र हो जाता, मतलब ये राइट हो जाता सूत्र, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट ना लगा होने की वजह से ये फार्मूला गलत है, तो ये स्टेटमेंट दूसरा वाला असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 पार्ट को अपन लोग देख लेते हैं। 13 पार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात यहाँ पे बताई गई है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो होता है अपन लोग जानते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और आयतन माने उसमें कितना चीज़ भरी हुई है, उसमें कितनी धारता है उसके हिसाब से अपन लोग बात करते हैं। चलिए तो यहाँ आता है कि 1 अंक के इसमें से 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल मिला के यहाँ पे 8 अंक के इस वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे प्रश्न। अब यहाँ पे बात आती है जो सही विकल्प वाले प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौन से निम्न में से कौन सी समतल आकृति नहीं है, मतलब जो कागज पे बन सके, जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहे केवल, वो कौन सी आकृति, समतल आकृति कौन सी होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहे। तो अपन देख सकते हैं आयत जो है वो लंबाई चौड़ाई रहती है, मतलब ये समतलीय आकृति है। वर्ग जो है वो भी समतलीय आकृति है, वृत्त जो है वो भी समतलीय आकृति है,
लेकिन घन जो है उसके लिए अपन को ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो घन जो है वो एक त्रिविमीय ज्योमिति वाली आकृति है, इसलिए वो समतल आकृति नहीं है। तो पहले वाले का आंसर सा नंबर का सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न आता है निम्न में से एक ठोस आकृति नहीं है। अब ठोस आकृति का मतलब क्या है? जिसमें आयतन होगा, लंबाई गुणित ऊंचाई होगी, उनमें कुछ भरा जा सकता है, तो वो ठोस आकृतियाँ होती हैं। तो वो कह रहे हैं ठोस आकृति नहीं है। तो कौन नहीं है? वर्ग नहीं है। जो समतल पर बनेगी वो ठोस आकृति नहीं होगी। समतल पर क्या बनता है? वर्ग बन जाता है। तो ये वर्ग जो है वो ठोस आकृति नहीं है। मतलब इसका दूसरे वाले का ब नंबर का उत्तर सही है। चित्रों में भी अपन लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर तीसरा वाला है गोले के आयतन का सूत्र। तो गोले के आयतन का सूत्र अपन जानते हैं, जो गोला होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। उसके आयतन का सूत्र, ये गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यू होता है। यानी कि तीसरे वाले प्रश्न का स नंबर का उत्तर सही है। चौथा आता है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पे अपन जानते हैं बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अपन जानते हैं बेलन में दो क्षेत्रफल होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। एक तो होता है वृत्ताकार, दो देखो वृत्ताकार हिस्से रहते हैं गोलक में, जैसे अपन ढोलक जानते हैं, उसमें एक वृत्ताकार पार्ट बजाने वाले दो वृत्ताकार पार्ट होते हैं और एक वृत्तीय वाला हिस्सा होता है, यानी वक्रीय वाला हिस्सा होता है। उसमें 3 फलक होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कुल पृष्ठ की बात कर रहे हैं बेलन के। तो दोनों ये वृत्त वाले हिस्से आ जाएंगे और एक पृष्ठीय वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। और चूंकि इसमें 2 वृत्त हैं तो पाई आर वर्ग 2 बार जुड़ जाएगा। जब इसका टोटल अपन लोग करेंगे, यानी 2 पाई इसमें से कॉमन लेंगे, तो ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। मतलब चौथे वाले प्रश्न का जो ब नंबर का है वो उत्तर सही है, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। फिर खाली स्थान आते हैं। खाली स्थान में अपन लोग देख लेते हैं। पहला वाला खाली स्थान कहता है खाली स्थान के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2LV + BH + HL है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपन लोग जानते हैं। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पे घनाभ खाली स्थान में भरा होगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन अपन जानते हैं इस तरह का बेलन रहता है और उसका पृष्ठ वाला जो क्षेत्रफल रहता है उसका फार्मूला रहता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे खाली स्थान में 2 पाई आर एच आएगा। तीसरा, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? तो शंकु का जो अपन जानते हैं, शंकु का डिजाइन इस तरह से रहती है। इसमें एक त्रिभुजाई रहती है L, एक ऊंचाई रहती है H और एक त्रिज्या रहती है R। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल, जो होता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल भरा होगा। चौथी वाली बात, अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपन जानते हैं कि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग होता है। लेकिन जो अर्धगोला है तो 2 पाई आर वर्ग रह जाएगा। लेकिन इसमें एक हिस्सा रहता है, ये ऊपर वाला वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल भी इसमें ऐड होगा, मतलब पाई आर वर्ग रहेगा। तो अपन लोग ये 3 पाई आर वर्ग इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का। अर्धगोले का मतलब एक तरह से अपन जानते हैं नींबू को जब आधा काट लिया जाए, आधा कटा हुआ हिस्सा बिल्कुल अर्धगोले की भांति व्यवहार करेगा वो। तो उसमें हम देख सकते हैं 3 फलक बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा ऊपर वाला हिस्सा और एक बन जाएगा ये वक्रीय वाला हिस्सा। तो इस तरह से ये 2 पाई आर तो आधे गोले का पृष्ठ हो जाएगा, साथ में ऊपर वाला हिस्सा ये गोल वृत्तीय और आएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 3 पाई आर वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 पाई आर वर्ग भरा होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं अपन लोग। एक शब्द और वाक्य में उत्तर देने वाले इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। ये शंकु के आयतन का निकालने का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। दूसरी बात यहाँ पे आता है कि एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो एक फार्मूला यहाँ पे होता है कि अगर तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर है, तो अपन को यहाँ पे ये आधार निकालना है। तो एक तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे काम करेगी। खंड के वर्ग में से अपन लोग लंब का वर्ग कम कर देंगे तो कितना आएगा? 25 बचेगा। अंडर रूट में और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पे इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब इस वाले प्रश्न का उत्तर 5 आएगा। तीसरा वाला आता है इसमें शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, उसमें एक नीचे का वृत्त और रहता है, तो पाई आर एल तो इसका जो वक्रीय होता है, साथ में नीचे वृत्त जैसा और रहता है, तो पाई आर वर्ग और जोड़ देंगे उसमें। तो ये 2 पाई कहने का मतलब पाई इस तरह पाई आर एल प्लस पाई आर वर्ग। तो इसमें जब कॉमन लेंगे अपन पाई आर, तो ऐसा बन जाएगा। देखो पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है शंकु का। फिर चौथा प्रश्न आता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर की जगह पर लोग 3 रख देंगे यहाँ पर, तो 36 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न आता है बेलन के आयतन का क्षेत्रफल लिखिए। तो बेलन के आयतन का क्षेत्रफल जो होता है वो
पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन जो होता है उसका 1/3 होता है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का। लेकिन बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन में से 3 शंकु जैसे पृष्ठ बन सकते हैं, 3 शंकु जैसे आयतन बन सकते हैं। अब सही गलत वाला प्रश्न आता है यहाँ पर। तो सही गलत वाले प्रश्न में अपन लोग देखते हैं, सत्य असत्य वाली बात यहाँ पे आती है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपन देख रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ज़्यादा ही होगा हमेशा, जबकि वो क्या कह रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है। तो यहाँ उल्टा कह रहे हैं, जबकि ऐसा कहना चाहिए था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, पहला वाला जो है वो सत्य है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू है, जहाँ अर्ध आर गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ पे अर्धगोले की बात आती है, तो अर्धगोले का जो पूरे गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन ये अर्धगोला है तो आधा कर देंगे उसका, तो 2/3 पाई आर क्यू इसके अर्धगोले के आयतन का सूत्र होगा, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तीसरी बात यहाँ पे आती है अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात इतना रहता है। तो अपन लोग जानते हैं कि अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, उसको अगर बटे में लिखा जाए तो 2/3 उसका रेशियो आएगा कटकर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथी बात आती है घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a³ होता है। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ 6a³ नहीं होता है, 6a² होता है। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट चौथा वाला गलत है। तो इस तरह से अपन लोगों ने ये आज देखा, और यहाँ पे 14 और 15 पार्ट के प्रश्न और यहाँ पे बचे हैं, तो इनको अपन लोग कल यहाँ पे पढ़ेंगे, सांख्यिकी वाला पार्ट। अभी अपन लोग इतना ही ध्यान देते हैं। तो आपको देखा यहाँ पे कि इस तरह से इन पार्टों की अगर अवधारणाओं के साथ अपन लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अवलोकन करते हैं और उन्हें समझते हैं, तो निश्चित है कि अपन को अच्छे नंबर लाने में ये मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।